आदाब नमस्कार जी। जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर में लगातार मौसम खराब है और हाल ही में आई भारी बारिश और बाढ़ के बाद जम्मू कश्मीर के भद्रवाह इलाके में पीने का पानी और इसकी परेशानी बढ़ती जा रही है। पिछले 7 दिनों से कई इलाकों को खासतौर पर लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इंतजामिया से गुहार लगाई, लेकिन अब तक पानी की सप्लाई बहाल नहीं हो पाई। जल शक्ति महकमे के अफसरान का कहना है कि मरम्मत का काम जारी है, लेकिन पाइपलाइन को नुकसान हुआ है और पानी के सोर्सेज में रुकावट के चलते देरी हो रही है। इधर समाजी तंजीमें और इलाके के लोग इंतजामिया से मांग कर रहे हैं कि जब तक पानी की सप्लाई पूरी तरीके से बहाल नहीं हो जाती, तब तक टैंकरों के जरिए लोगों को पानी मुहैया कराया जाए। लोगों का कहना है कि यह परेशानी बताती है कि इलाके का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर है। सरकार लंबे वक्त के लिए ठोस कदम उठाना होगा सरकार को, ताकि आगे ऐसी परेशानी ना हो। तो इस वक्त है मसाइल का अंबार और सरकार के लिए सिर्फ इतना कि सुनो सरकार, अवाम की है मांग और अवाम की मांग यह है कि जो बेसिक सुविधाएं हैं एटलीस्ट वो तो दो। सीधा रुख करेंगे भद्रवाह का। हमारे नुमाइंदे कामरान खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, बहुत सारी मसाइल, बहुत सारी मांगें और लोगों की जो मसाइल हैं वो साफ तौर पे दर्शाते हैं कि ग्राउंड पर कितना कुछ बदला हुआ है और लोगों को साफ पानी तक मुहैया नहीं। बिल्कुल आमिर, आपने सही फरमाया। 25 अगस्त को फ्लड जो है वो भद्रवाह और वादी इज्तिनाब के इलाकों में फ्लड देखा गया था, जिससे भारी तबाही जो है पूरे इलाके में देखी गई। और 25 अगस्त से लेकर अब तक जो है पानी की मुश्किलात जो है पूरे इलाके में देखी जा रही हैं। भद्रवाह का जो है मेजर पार्ट जो है वो इस वक्त भी वाटर क्राइसिस में जो है वो उससे जूझ रहा है। मेरे साथ मकामी लोग भी जो है वो बात करने के लिए मौजूद है। सीनियर सहाफी ताहिर नदीम खान जो कि यहीं से ताल्लुक रखते हैं, इनसे बात करते हैं। ताहिर साहब, कैसे देखते हैं इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है? 10 दिन हो गए हमारे इस इलाके को, जिसमें कई वार्ड्स हैं। एक बड़ा इलाका जो है वो पानी से इस वक्त जूझ रहा है। कैसे देखते हैं और क्या कुछ कमियां रही हैं? क्यों 10 दिनों में वाटर सप्लाई रिस्टोर नहीं हो पाई? देखिए, पानी जो है बुनियादी एक है और बुनियादी जरूरत में से भी सर फहरिस्त पानी। और ऑब्वियस सी बात है कि ये पहाड़ी एरिया है, पहले से ये वार्निंग दी गई थी कि क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं, फ्लैश फ्लड आ सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे जो सब डिवीजन है जल शक्ति विभाग का, उनके पास कोई कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए। कंटीजेंसी प्लान ना होने की वजह से हालत ये है कि 8 रोज गुजर चुके हैं, अभी तक पूरे टाउन में और पैरिफेरल एरिया की बात हो कहीं पर भी पीने के पानी की दस्तयाबी नहीं है। और यहाँ पे जो कैंपस का भी चलने, क्योंकि भद्रवाह को जाना ही जाता है अपनी वाटर बॉडीज की वजह से, इतनी बहुतात है यहाँ पे वाटर बॉडीज की कि टाउन के बीचों बीच करीबन 6 छोटे आबशार दरिया गुजरते हैं और चश्मे बहुत बड़ी बहुतात। लेकिन इस फ्लड की वजह से वो चश्मे बह गए, वो सबमर्ज हो गए जो मक के नीचे, या उसके बाद जो फ्लैश फ्लड की वजह से इतना बिल्कुल पानी इतना गंदा है कि मिट्टी से गंदा पानी तो वो यूज नहीं कर सकते। तो इस वजह से कंटीजेंसी प्लान ना होने की वजह से बहुत ज्यादा सफर करे। और उसको तुर्रा ये कि भद्रवाह में जल शक्ति विभाग की सब डिवीजन और जो उसको हेड करता है इंजीनियर, आप अंदाजा लगाइए इसमें कितना टाउन है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब सब डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर उसको एक तो पोस्टेड है यहाँ पे और एडिशनल चार और दिए गए एडिशनल 4। उसमें जो है भाला सब डिवीजन का, पीएचसी का, जल शक्ति विभाग का, भाला का इरिगेशन का, चिराला का पीएचसी और चिराला की इरिगेशन का और भद्रवाह की इरिगेशन। मतलब गर्ज के इसके बाद एक तो अपनी यहाँ पे ड्यूटी है पीएचसी की और बाकी 4 और उसको एडिशनल 4 दिए गए हैं। उसके इनको एस्केप रोड होता, अगर लोग उनके पास जाएंगे उनके बाहर रहता है, वो पानी नहीं देता। वो कहता चिराला में प्रॉब्लम है, क्या है, बाला में प्रॉब्लम है, वहाँ पे दिया हूँ, इरिगेशन में प्रॉब्लम है, वहाँ पे दिया हूँ। जहाँ एस्केप रोड होता है, जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस की बात करती है, कहाँ से हो पाएगा जब आपने स्टाफ इतना इम्पोर्टेंट बेसिक नीड जो है पानी, उसके लिए आपने स्टाफ को मुहैया नहीं यहाँ पे करवाया है, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को सफर करना। और जहाँ तक मैं उन्हीं की जबानी बात कहूंगा जो वहाँ पे लोग गए थे, जो हल्का थे जल शक्ति विभाग के, वो भी चौथे दिन वहाँ पे गए। ये बड़ा अचंभे की बात है, 4 दिन पानी नहीं रहता और जो वाटर का सोर्स है टाउन से 5 किलोमीटर
मोटरेबल है और मोटरेबल के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि 500 मीटर सिर्फ पैदल चलना है उनको और वो वाटर जो वहाँ पे वहाँ तक पहुंच जाते हैं। और उनको खुद कहा कि हमें 10 ग्रेविटी लाइन दरकार है। अब यूँ समझिए कि अगर पिछले 8 दिनों से 10 ग्रेविटी लाइन सी अरेंज नहीं हो पा रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन हालात से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। जबकि अभी भी ह्यूमिडिटी है, पानी से फैलने वाली जो बीमारी उनका खतरा है, क्योंकि फ्लड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये तंबीह भी दी है कि आप पानी साफ भी यूज कीजिए, उबाल भी यूज कीजिए, लेकिन पानी आ रही ना लोग मजबूर है कि दरिया से नदी नालों से पानी उठा तो उसको यूज करें। अपने खाने की खाना तो लोगों को तो और कोई सोर्स है ही नहीं, क्योंकि जितने भी यहाँ पे चश्मे हैं उसमें से 90% जो है डैमेज हो चुके हैं, रेत बजरी के नीचे आ गए। उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है कि इस मुश्किल हालात में, इस मुश्किल वक्त में कि यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के दिलीप सिंह परिहार साहब, वो भी पिछले 7 दिनों से गायब है और आज यहीं से वार हुए हैं। तो ऐसे हालात में चिंते हो इन्हीं चीजों के लिए, क्या एटलीस्ट आपकी बेसिक नीड है। यहाँ जब भी कोई इस किस्म की जो आपदा आती है, नेचुरल डिजास्टर होता है, उस टाइम पे आपके रिप्रेजेंटेटिव तो वहाँ पे जो हो ही नहीं, तो सीधी सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों को क्यों कर इन हालात से जूझना पड़ता। तो आमिर साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इन्होंने मेहमान ने जो जिस तरीके से उन्होंने दिलीप सिंह परिहार की बात की है, अभी हम लगातार देख रहे थे आपके तवज्जुह से कामरान कि बीजेपी के लोग ही प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या यहाँ के जो एमएलए हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? एडमिनिस्ट्रेशन को वो नहीं कह सकते कि एक बड़ी आबादी जो यहाँ पे पानी के लिए तरस रही है, कम से कम उन्हें साफ पानी तो मुहैया कराया जाए? बिल्कुल आमिर साहब, मैं इसका जवाब जो है हमारे साथ सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट राशिद चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे इसका जवाब हासिल करने की कोशिश करूंगा। राशिद साहब, आपने सवाल तो सुन लिया होगा, मैं इस पे आपका रिस्पांस जानना चाहूंगा। देखिए कानून साहब, बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है कि यहाँ पे नुमाइंदगी दी है बदरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो दिलीप सिंह परिहार के भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा मैंडेट दे के यहाँ पे असेंबली आह्वान के अंदर भेजा है कि यहाँ के मसले मसाइल किए जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इस वक्त देखने को मिला है हमें हकीकत में कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के ही नेता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, इसलिए कि हमें जो बुनियादी सहूलियात सलाती के अंदर फंडामेंटल राइट्स, उन चीजों से हम लोग हैं। जिस आदमी को इलाके का मैंडेट हासिल है वो इन सभी कामों में फेल साबित हुआ है। ये बहुत बड़ा एक फेलियर है जिसको इंडोर्स कर रहे हैं उन्हीं की पार्टी के लोग। अपोजिशन की तो बात ही करते हैं। हम लोग अगर क्रिटिक करते हैं किसी चीज के लिए तो हमें कहा जाता है कि आप काम को सराहते नहीं, आप क्रिटिक कर रहे हैं तो क्या आप किसी और पार्टी के सपोर्टर हैं। लेकिन इस हाल में आज के दौर में हमें देखने को कि प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सबसे ज्यादा तादाद में उन्हीं ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने इंतजामिया को नाअहल ठहराया, अकाउंटेबल ठहराया इंतजामिया को। लेकिन नालायकी जो है ये मैं तो कहूँगा हकीकत है। जैसे अभी ताहिर नदीम साहब ने अभी ये बताया कि 7 दिन होने को आए हैं, आज मेरे ख्याल 8वां दिन है। हम मानते हैं नेशनल कम्युनिटी है, हम मानते हैं इसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि पूरे कशीदा हालात में पूरे जम्मू कश्मीर रियासत यूनियन टेरिटरी के अंदर उसी तरह से इस खित्ते की अभी अगर बात हम करें तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि हालात नासाज थे। लेकिन 8वें दिन के बाद एसेंशियल कमोडिटी 8वें दिन के बावजूद आज भी लोग नदी नालों पे जाके पानी इकट्ठा कर रहे हैं, सड़कों चौक पे राहों पे नारेबाजियां कर रहे हैं कि हमें पानी दस्तयाब करो। टैंकर की फैसिलिटी की बात अभी हुई, टैंकर की फैसिलिटी जस्ट हादसे का एक प्रोजेक्ट करने के लिए दिखाया जा रहा है कि इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम करना शुरू कर दी है। टैंकर यहाँ पे लाए गए, उसमें भी भाई भतीजावाद किया गया, उसमें भी अपने किसी चाचे को, अपने ताए को, किसी लीडर को, किसी एडमिनिस्ट्रेशन को, किसी बैरिस्टर को, किसी और अपने जानने वालों को और होटलर्स को, उन लोगों को जाके पानी दिया गया। और गरीब और गुरबा के हालात इस वक्त आप देखेंगे, एक तो उनको गोयत की मार लगी, एक तो उन लोगों के आशियाने सर के ऊपर छत नहीं बची, आशियाने ढह गए, बुरे हालात में इस वक्त जूझ रहे हैं। और दूसरी ये हालत है कि इस वक्त अगर कोई सहूलियत दी जाती है तो वो भी उससे भी वो लोग जो है
वो उन तक नहीं पहुंच रही। कमरन साहब, एक खास चीज मैं चाहूंगा कि अपने मेहमानों से आप जरूर पूछिए। खासतौर पे हम देख पाते हैं कि पूरी वादी में या पूरे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में अगर हम बात करें, कहीं भी अगर बर्फबारी नहीं होती है तो सिर्फ भद्रवा वो जगह होती है जो लोगों की, खासतौर पे सयाहों की तमाम तर डिजायर को और उनकी सयाहत को फुलफिल करती है। वहां पे लोग बड़ी तादाद में जाते हैं। इतना बड़ा, इतना खूबसूरत सा इलाका जहां पे हर तरह की सहूलतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पे सबसे कम तवज्जो दी गई है। सड़कों की बात करूं, कम्युनिकेशन की बात करूं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, और अब बेसिक सुविधाएं वो भी नदारद है। क्या वजूहात रही कि लगातार भद्रवा के, डोडा के लोगों ने खुद को प्रूफ किया, हमेशा इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लिया और बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। यहां कुदरती ज़खायर मौजूद है, खूबसूरती है, हर कुछ है यहां पे, लेकिन उसके बावजूद भी इन जगहों पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? जी सर, देखिए कमरा साहब, ये जो बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं हमेशा से ये सवाल जब भी कभी मेरे मन पे आया तो मैंने कहा है कि दिस एंटायर एरिया, अगर हम पूरे खित्ते की बात कर रहे हैं, दिस एरिया हैज बीन रिसीव्ड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंस लॉन्ग। आपने अभी बात की कि ये इतना खूबसूरत इलाका है, कुदरत ने इसको बहुत खूबसूरत बनाया है, और साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं उनका एक अहम किरदार रहा है इस इलाके को प्रमोट करने। आप लोगों की भी कहूँगा बात करना, फिर समझता हूँ कि मीडिया के लोगों में इस इलाके को जितना प्रमोट हो सकता था उससे कहीं ज्यादा, उम्मीद से कहीं ज्यादा इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। तो ये इलाका बहुत खूबसूरत है। सयाहों को यहाँ पे लाने के लिए बहुत कोशिश की। यहाँ के लोग, यहाँ के होटलेस, यहाँ के लोगों ने बैंकों से अपने लोन्स ले लेके अपना एक वो बनाया, सेटअप बनाने की कोशिश की, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की कि लोग इस इलाके की तरफ भी आए। लेकिन वही है कि जम्मू कश्मीर की जो भी सरकार थी, ये मैं कॉन्फ्रेंस जो मौजूदा सरकार है उसकी बात करूंगा, वो नहीं चाहते हैं कश्मीर से बाहर। वो लोग नहीं चाहते हैं कि कश्मीर को मुतबादिल एक इलाका मिले सयाहों को। अगर हिंदुस्तान से एक इलाके में हमारे यहाँ पे फ्लो है पैसे का, यहाँ पे टर्नओवर हमारा करोड़ों में जा रहा है, हमारे जो होटलर्स हैं वो यहाँ पे आबाद हैं, यहाँ पे सयाह आ रहे हैं और यहाँ पे हमारी इकॉनमी बूस्ट हो रही है। नहीं जाते जम्मू के अंदर एक इलाका निकल सामने उभर के आए, एक खूबसूरत इलाका जिससे पूरे हिंदुस्तान से सयाह जो है उनको एक मुतबादिल मिले कश्मीर के बस में, वो यहाँ पे आए और यहाँ पे लुत्फानंदोज हो इलाके में। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक साजिश है। उसका जो हम लोगों को उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है इन्हीं शक्ल में। कि हमारे यहाँ पे अगर चाइना तरक्की की आप बात करें तो चाहे कितने भी इंतखाबात करवा दें, चाहे किसी भी पार्टी को मैंडेट दे, हमने यहाँ पे देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मैंडेट यहाँ से दिया, हमने यहाँ पे देखा कांग्रेस के विधायक यहाँ से दिए, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा टेबल हमने देखा। यहाँ पे कौन कौन से लोग हर एक पार्टी को मौका देके देखा, लेकिन इस इलाके की कानूनी तरक्की कभी किसी ने काम नहीं किया जैसा आज की तारीख में हो रहा है। देखिए कितना नाजुक वक्त से लोग गुजर रहे, जूझ रहे हैं, लेकिन इसी इलाके का मैंडेट लिया हुआ मैंडेट भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। और जो कह रहे हैं हमारे मेहमान 100% दुरुस्त है, बल्कि मैं कहूंगा 200%, क्योंकि भद्रवा ने सब कुछ किया, अपना हर एक चीज कुर्बान कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जो भी सरकार यहां पे आई उसने भद्रवा को नजरअंदाज किया। ये चीजें नहीं चलेगी, सरकार को सुनना होगा। और खास तौर पर जो बेसिक सुविधाएं, इसकी भी कोई मांग करता है सरकार के रहते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन के रहते हुए। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का लीडर है और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जो एलजी भेजा गया वो बीजेपी का, तो फिर सुनेगा कौन? सरकार सुनेगी और सरकार तक ये आवाज जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम तरह आवाज उठाने के लिए कामरान, और हमारे दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक और बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के, वहां पे बारिश और तबाही की जो दास्तान है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानी यह है कि बिजली और साफ पानी की सप्लाई, जो अभी कामरान भी बता रहे थे भद्रवा में, ये बहुत ज्यादा मुतासिर है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके ऐसे जहां पे साफ पानी नहीं है, बिजली की सप्लाई मुतासिर है, लोगों को परेशानी हो रही है। और कटरा के मुकामी लोग बिजली के मसाइल को लेकर के बिजली डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन मसले का हल नहीं। तो माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ कितनी प्रॉब्लम है, खासतौर पर बेसिक सुविधाओं की। हमारे साथ शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, क्या कुछ सूरत हाल है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अगर माता के दरबार में जो लोग रहते हैं या आसपास जो बड़ी आबादी है, अगर उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही है तो फिर क्या उम्मीद करे, कहाँ से उम्मीद करे? क्या आदमी सरहद के पार जाए इन तमाम तर फैसिलिटीज के लिए? बिल्कुल आमिर, काफी अहम सवाल भी है, क्योंकि जहां एक और यात्रा स्थगित है, पर
कटरा की पॉपुलेशन की बात करूं तो कटरा के स्थानीय लोग इस समय सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं, तो वो कटरा की पानी की समस्या को लेकर है। बिजली की समस्या की भी कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर थी, पर उसको लेकर यहाँ पर जितने भी मेरे साथ ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, राजेश सडोत्रा जी मेरे साथ खड़े हैं, जो आज खास तौर से बिजली डिपार्टमेंट में जाकर, बिजली विभाग के कार्यालय में जाकर वहां पर बातचीत की, और इन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने वहां पर क्या वहां पर बातचीत हुई। राजेश जी, आज बिजली विभाग में जब आप यहाँ से कार्यालय में गए थे, और बिजली की समस्या तो लगातार चल रही है, खासतौर से होटल की बात करूं तो कटरा के अंदर होटल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, गेस्ट हाउस यहाँ पर सबसे ज्यादा है, सब इस समय बंद पड़ा है क्योंकि यात्रा नहीं है। क्या वहां पे बातचीत हुई, बिल का इशू क्या था और सप्लाई को लेकर क्या कहा? एक्चुअली में ये है कि शुभम जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको जय माता दी कहना चाहता हूँ। आज ये इशू सबसे बड़ा था कि जो त्रासदी अभी आपने आई है, जो ये बारिश का मौसम रहा जिससे लैंडस्लाइड हुए, मैक्सिमम पोल्स वगैरह गिर गए, उस सिलसिले में हमारे जितना भी ये कटरा एक यात्रा स्टेशन रहता है, यहाँ यात्रा रहे तो थोड़ी हरियाली रहती है, लोग रहते हैं, जयकारे लगते रहते हैं और सब कुछ रहता है। मगर जब यात्रा बिल्कुल जब बंद हो जाती है तो हमारे लिए 10 गुना ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल वीरान सा इलाका बढ़ जाता है। रात को दिन से ज्यादा हमको सुरक्षा जो है अपने होटल्स की, अपने घर की चिंता जो है वो रात को रहती है। उसे अलग से एलिमेंट जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, ड्रग्स वाले जो हैं, जो भी नशा करने वाले हैं, वो रात को घूमते हैं, किसी को भी कोई दिक्कत आ जाती है, आ सकती है। तो बिजली की दिक्कत आ रही थी, जैसे 2 दिन पीछे बिजली बंद रही, बड़ी हालत थी, पोल्स वगैरह उनके टूट गए थे, तारें वगैरह टूट गई थी। उसके ऊपर दूसरा ये दिक्कत है कि यहाँ से एक लाइन जो है, कोई बिजली के कोई ऐसे ऑफिसर रहे जिन्होंने कटरा अर्बन की जो लाइन को उठा के रूरल में डाल दिया। जहां से लाइन पार चली जाती है रूरल में, वहां से घूम के कटरा की तरफ आती है। तो वो पोल्स ना तो उनका फील्ड स्टाफ ऐसी हालत में ना वहां जा सकता था। तो आज हम सब लोग गए थे, एक तो हमने उनको अप्रिशिएट भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि हर एक की आलोचना करना ही अच्छा नहीं होता है। हमने उनको अप्रिशिएट किया क्योंकि उनका फील्ड स्टाफ जो था और जो उनके ऑफिसर हैं, उन्होंने चाहे जितनी भी बारिश रही, जितनी भी मुश्किल रही, उसमें वो पूरी जी जान से जितने उनके पास रिसोर्सेज थे उसमें वो लगे रहे। दूसरा ये था कि हमने उनसे कहा कि बिजली जो है जहां जहां भी जो दिक्कत है उसको रिस्टोर किया जाए। और मैक्सिमम मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि आज 6 दिन यहाँ पे यात्रा बंद जो है, जो इस हालात का बने हैं, तो 2 दिन बिजली की तो दिक्कत है, तीसरे दिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है रिस्टोर करना शुरू कर दिया। अब कटरा के मैक्सिमम पोर्शन जो है उसमें बिजली आ रही है, चाहे वो 1-1 घंटे का काट भी दे रहे हैं, बीच में 2 घंटे का काट भी दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये आ रहा था कि अब कटरा जो है वो यात्रा स्टेशन है, यहाँ सोर्सेज जो है वो यात्रा ही है। यात्रा बंद होगी, अब आप अपने घूम के अपना कैमरा घुमा के भी अगर देख लीजिए तो यहाँ कोई नहीं, हाँ बिल्कुल वीरान पड़ा, कोई नहीं है, वीरान पड़ा हुआ है। और होटलियर्स जो है उनकी ये हालत हो गई है कि अगर उनको अपना 20-20, 25-25, 30-30 बच्चे उनके पास काम करते हैं, उनको घर में भी भेजना है तो खर्चा देके 10,000 रुपए सैलरी देके भेजना पड़ता है, 15,000 रुपए, खाली उनको घर में भी नहीं भेज सकते। अब हमारे पास बैंक 90% कटरा जो है वो बैंक लोन है, उनके ऊपर वो इंस्टॉलमेंट वगैरह दे रहा है। अब ना इंस्टॉलमेंट दी जा सकती है, ना बच्चों को बड़ी मुश्किल से सैलरी दे। तो मैंने बिजली डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट की है कि दिसंबर महीने तक कम से कम की आप रिलैक्सेशन दीजिए लोगों को, क्योंकि आप नए स्मार्ट मीटर वगैरह लगा रहे हैं, कल को आप बोले कि पिछला बिल जो है वो नील चाहिए, नहीं तो वो कनेक्शन काटना शुरू कर दीजिए। दिसंबर महीने तक ऐसा मत कीजिएगा, लोगों को रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि दिसंबर महीने तक आप बिजली नहीं काटेंगे। और जो भी ट्रांसफार्मर के इशू थे, कटरा के इशू थे, उसके ऊपर हमने उनसे काफी डिस्कस किया। वो हमारे साथ साइड पे भी गए और उन्होंने हमें सिचुएशन भी बताई, जहां जहां पोल को दिक्कत है, जहां जहां जो भी है वो दूरी करने के लिए, और हमारे साथ कमिटमेंट भी की कि बिजली आपकी रिस्टोर रहेगी, बिजली कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। मैं यहाँ पर ये भी बताऊं तो बिजली डिपार्टमेंट के द्वारा कटौती जो की जा रही है उसको लेकर इतनी ज्यादा नाराजगी नहीं है, पर लोगों ने वहां पर जाकर आमिर ये आग्रह जरूर किया कि होटल इंडस्ट्री है कटरा में, सारा व्यापार यात्रियों के सिर पर है। बिल्कुल है, अभी हम देख पा रहे हैं कि जो भी मुसीबतें आए, ठीक है, कुदरत का कहर है, लेकिन जिन एमएलए साहब ने लोगों के वोट लिए थे, उन्होंने जो वादे किए थे लोगों से, वो क्यों नाकाम है, वो इस वक्त क्यों खामोश हैं? और इस वक्त जब लोगों को बिजली या पानी जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही अगर सही तरीके से, तो इस वक्त वो लोगों की आवाज क्यों नहीं बन रहा है? मैं चाहूंगा कि आप लोगों से पूछें। मैं आपके बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है और मैं आपकी भी तारीफ करता हूं कि आपने इतना दलेरी के साथ ये बात बोली है।
ये विधायक की जो जो रिप्रेजेंटेटिव लोकल रिप्रेजेंटेटिव है जिन्होंने लोगों के वोट लिए उसकी जिम्मेवारी बनती है, मगर वो फाइलों में कागजों में ज्यादा दिखाते हैं कि मैं ये काम करके हैं। आज आपने देखिए आज होम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कटरा श्री माता वैष्णो देवी जो स्थान है पूरे जम्मू डिवीजन को फीडबैक करता है और इसकी इकानमी जो है वो कटरा वैष्णो देवी के पे ही स्टैंड करती है। आज माता वैष्णो देवी जो हिंदुओं का नाम लेके जो इतना बड़ा करके सारा डंका बजाते हैं, आज माता वैष्णो देवी में जो दिक्कत आ रही है इसको क्लियर करने के लिए एक स्पेशल पैकेज अनाउंस होना चाहिए था कि कटरा को कम से कम भी 400-500 करोड़ का पैकेज देते। कटरा डेवलप होता तो जम्मू की इकानमी स्टेबल होती। और जो लोग जिनकी जिम्मेवारी बनती है वो सिर्फ फॉर्मली, अभी 2 दिन पहले ही मीडिया वालों ने एक प्रश्न पूछा तो वो उसको जवाब देने के चक्कर में भाग गए। तो वो उनकी जो जिम्मेवारी बनती है चलो वो करे ना करे, मगर हम एक सोशल वर्कर होने के नाते, यहाँ के एक नुमाइंदे, यहाँ के लोगों के एक बच्चे होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम तो जा रहे हैं। पानी की दिक्कत यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अगर आम आदमी अगर पूछने जाता है पीएचई डिपार्टमेंट में तो वो अपनी प्रॉब्लम बता देंगे, हो सकता है उनकी प्रॉब्लम जानू हो, मगर उनको सोर्सेज कहां से लाने हैं, उनको सीडीएफ से पैसा किसने देना है, अगर उनके पास नहीं है उनके ऊपर हायर अथॉरिटी को किसने बोल के कि कम से कम जहां जहां उनका डैमेज है उसको क्लियर किया जाए और लोगों को पानी, या कटरा के मैक्सिमम एरिया में पानी की बड़ी दिक्कत है। 1-2 बाढ़ को छोड़ के बाकी हर जगह जो है वो पानी बड़े ज्यादा क्राइसिस पे है। अगर पीएचई डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो वो बोलते हैं हमारी दनसर से जो पाइप लाइनें आ रही हैं वो डैमेज है, जर्जर से जो पानी रिस्टोर करके ऊपर उठाते हैं वो उनका डैमेज है। बाणगंगा जहाँ यहाँ पे अभी जो पसी लैंडस्लाइड आया हुआ है वहां से उनका एक सोर्स है, वो कहते हैं वहां पे भी हमारी डैमेज है। तो वो डैमेज कब क्लियर होगा? जनता ये थोड़ी चाहती है, ये जिनकी जिम्मेवारी है उनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसको क्लियर करे और जनता की मुश्किल करे। मगर जो नुमाइंदे हैं अगर कोई उनके पास पहले तो पहुंच ही नहीं सकता, अगर कोई पहुंचता भी है तो वो उसको बातों में ही उलझा देते हैं, वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं। मगर देखते हैं वो अपने नहीं किसी के नाम पे जीते हैं, जिसके नाम पे जीते हैं वो उसके ऊपर जिम्मेवारी डाल देते हैं। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि शुभम आप ये भी हम हमारी तरफ से पूछें कि क्या अल्टरनेट कोई भी रास्ता अपनाया जा रहा है, वाटर टैंकर वगैरह या इस तरह की चीजें, क्या लोगों की जरूरतों को इस हिसाब से भी पूरा करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि वक्ती तौर पर ठीक है पाइपलाइन टूटी हुई है लेकिन मरम्मत का काम भी होना चाहिए, लेकिन तब तक लोग क्या करें? पानी तो मिलेगा ही उनको, जाहिर है कि ये बेसिक जरूरत है, आदमी कहां जाए? तो क्या कोई अल्टरनेट सरकार ने या पीएचई डिपार्टमेंट ने सोचा है? जी बिल्कुल, मुझे जहां तक जो नॉलेज है, मैं जहां पे जो घूम के आया हूं, जिन लोगों से मैं मिल के आया हूं, कोई वाटर टैंकर्स यहाँ पे उनको अवेलेबल नहीं किया गया, कोई सप्लाई वाटर टैंकर्स की नहीं दी गई। हो सकता है बड़े लोगों को दी गई हो तो मुझे नहीं मालूम, जो बड़े पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते होंगे या कोई ऐसे होंगे उनको दी। यहाँ वार्ड नंबर 5, 6 और 7 पड़ता है, वो लोग जो है ये शिव मंदिर है वहां पानी भरने के लिए वहां पे आ रहे हैं। अभी भी अगर मैं आपके रिपोर्टर से कहता हूं कि शुभम जी से कहता हूं कि अगर वो जाते जाते अगर वहां से भी कोई 1-2 पिक्चर्स ले ले तो वो लोग सारे अपने घरों से बर्तन उठा के, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब वहां शिव मंदिर से पानी भर के अपनी आपूर्ति करें। यहाँ पे कोई भी उनको जो सपोर्ट आप कहते हो कि वाटर टैंकर कुछ भी है, यहाँ पे कोई नहीं है, कोई फैसिलिटी उनको नहीं अवेलेबल हो रही है। बड़ी बात यह है कि माता के दरबार में रहने वाले लोगों को, आसपास रहने वाले लोगों को, आम नागरिक को अगर पानी नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा? मसाइलों का है अंबार, सिर्फ इतनी है रिक्वेस्ट, सुनो सरकार और लोगों के मसाइल को दूर करो, क्योंकि फिलहाल ये वो ऐसी नीड है जिसे लोगों को कहना भी नहीं चाहिए। बहुत शर्म की बात है कि माता के दरबार में खिदमत करने वाले लोग, श्रद्धालुओं को लेकर के यहाँ पे अपने दिलों से लगाने वाले लोगों तक को बेसिक पीने का पानी नसीब नहीं है। जाहिर है कि उम्मीद है कि सरकार तक ये बात पहुंचे और शुभम मैं कोशिश करूंगा कि ये चीजें डायरेक्ट पीएचई डिपार्टमेंट इस चीज का जवाब दे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और खासतौर पर इन मसाइलों को उजागर करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।